हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड टेक एंड डाइजेस्ट। मैं मोहम्मद सोहेब आज एक और अजीम शख्सियत जो गुलबर्गा के हाल ही में एक गुलबर्गा के लिए इंस्पिरेशन बनी है, जिनका नाम सीमा फारूकी हैं, जो अभी KAS एग्ज़ाम पास हुए हैं। इस तरीके से आपको प्रिंट मीडिया के ज़रिए दूसरे के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो हम पहले हमारे सेशन में वेलकम करते हुए आपको मुबारकबाद देते हैं। तो जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आज आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क भर में जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की जा रही है, लेकिन आपने उसको प्रूव किया है, तो इसमें किस तरीके से आप पॉसिबल कर चुके हैं? सर, मैं ये समझती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो एजुकेशन है। सबसे पहली बेसिक चीज़ जो हर वुमेन को एम्पावर कर सकती है, दैट इज़ एजुकेशन। बाद में बाकी सारी चीज़ों का ऑटोमेटिक एम्पावरमेंट हो जाता है। एक लिबरल, एक फ्रीडम ऑफ थॉट, एक जो हम सारी चीज़ें सोचते हैं कि काश ये होता, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है अगर आपको एजुकेशन मिलती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट में, और आज मैं यहाँ पर भी जो पहुँची हूँ सर, ये बेसिकली मेरी एजुकेशन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपके इस एजुकेशन में सबसे बड़ा रोल किसका रहा? सर, मेरी ये स्टोरी है कि मेरे पापा का इंतकाल हो गया था जब मैं 10-11 साल की थी। तब उसके बाद से रिसोर्सेस कुछ नहीं थे, ना घर था, ना कोई प्रॉपर्टी थी, ना पैसे, ना कोई ऐसे प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं थे। तो उस वक्त मेरे नाना नानी, मेरे मामू, उन लोगों ने हम लोगों को संभाला। ना सिर्फ संभाला बल्कि उन्होंने हम सबको एजुकेशन प्रोवाइड की। मतलब उन्हें ये एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता थी, इसलिए उन्होंने हम सबको ये जहाँ तक जितना सपोर्ट हो सकता है मैक्सिमम उन्होंने हर चीज़ में हमारा सपोर्ट किया। तो बस उसी के ज़रिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो एक चीज़ और भी आप प्रूव किए हैं कि लोग ये बोलते हैं कि लैक ऑफ रिसोर्सेस के ज़रिए से एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता, लेकिन एक इंस्पिरेशन रहा, तो वो आप बता रहे हैं कि आपने प्रूव किया है कि आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप जो ऐसे और भी लोग हैं जो सिमिलर, अगर जो सुन रहे हैं ऐसे सिमिलर केसेस में हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लैक ऑफ रिसोर्सेस इतना मैटर नहीं करता जितना अगर आपके अंदर जुस्तजू है, अगर आपके अंदर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये डेफिनेटली काम करता है। अगर आप देखेंगे मेरे स्कूल के टाइम पे भी मैं आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ। उस वक्त भी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, बट माय मॉम यूज्ड टू गो एंड रिक्वेस्ट सर के सर मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन, बिकॉज उनको वो अंडरस्टैंडिंग थी कि कितनी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। उस वक्त भी मुझे सपोर्ट मिला, और मैं जब कॉलेज में गई उस वक्त भी सिर्फ मुस्लिम्स, ऐसे नहीं था कि सिर्फ कोई मुस्लिम है तो उन्होंने हेल्प की। जो गैर मुस्लिम थे, जो हिंदूज थे, उन लोगों ने भी मुझे हेल्प की, जो प्रिंसिपल थे। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप पहले अपना पोटेंशियल दिखाइए, आप अपना टैलेंट दिखाइए, तो आपको बहुत रास्ते मिलेंगे और बहुत लोग आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। जी। तो आपने ये अपना ड्रीम जो आज आपने जो कंप्लीट किया है, तो आपने इस विजन को कब प्रिपेयर किया है आपको KAS कंप्लीट करना है? देखिए, जहाँ पे जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, तो उस बैकग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कोई अवेयरनेस नहीं थी कि ये फील्ड होती है, ये करना होता है। मैं नॉर्मल कोई आम लड़कियों की तरह ही था कि पढ़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन क्या करना है ये सोचा नहीं था पर्टिकुलरली। लेकिन ये हुआ कि मेरे डिग्री कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसे रास्ते निकल आए कि मुझे किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता चला जो एग्ज़ाम लेते हैं, जो माइनॉरिटीज़ को फ्री कोचिंग देते हैं। तो मैंने उनकी तैयारी की। उसके बाद मेरा सिलेक्शंस होता गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी यही था कि रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन ऐसे रास्तों की वजह से मुझे फ्री कोचिंग, अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइडेड था। जैसे हैदराबाद ज़कात सोसाइटी है, और मुझे फिर स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया नाम की भी एक फाउंडेशन है। तो मुझे इन लोगों से बहुत हेल्प हुई और मैंने उसी के ज़रिए कोचिंग कंप्लीट की अपनी। आपके इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा आपका ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आपको सबसे ज़्यादा याद रहेगा इस पूरे सफ़र में? ऐसे पर्टिकुलरली कोई मोमेंट नहीं है, बट जर्नी ही इतनी इंटरेस्टिंग है सर कि आपको लाइफ के बहुत एक्सपीरियंसेस सिखाती है। मतलब आप जब एंटर होते हैं आपको कुछ पता नहीं होता, लेकिन एक बार जब आप स्टडी शुरू करते हैं तो इतना एक्सपोजर मिलता है, आपको इतनी नॉलेज मिलती है हर चीज़ के बारे में। आपका एक क्या कह सकते हैं हम कि आपकी जो थिंकिंग है, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग लेवल पे आप पहुंचते हैं। आप एक छोटी, जैसे एक हम घर पे रहते हैं, हम कुछ जानते नहीं, हम न्यूज़ नहीं देखते, लेकिन जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो आपको इतना एक्सपोजर मिलता है। सोशल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल लेवल पे क्या चल रहा है, पूरे इंटरनेशनल लेवल में क्या चल रहा है, नेशनल लेवल पे क्या है, वुमेन की क्या इश्यूज़ हैं पर्टिकुलरली।
और आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम मैक्सिमम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उस बात का सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये चीज़ें बहुत यूज़फुल होती है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मेंटालिटी ये होती है कि अपने बच्चियों को पढ़ाएं और जल्द से जल्द रिश्ता करके शादी करके उनको विदा कर दें, लेकिन आपकी फैमिली का इसमें कितना सपोर्ट रहा आपको? बहुत सपोर्ट मिला है। यकीन मानिए अगर मैं यहाँ पर आज बैठी हूँ तो बस इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। क्योंकि आप सही बोल रहे हैं कि यही लड़कियों को लेकर थिंकिंग है कि बस 10th हो गया है, 10th तक भी कुछ लोग शायद सोचते हैं कि 10th पढ़ा दिया जाए और उसके बाद में मेरी लाइफ में भी ऐसे कुछ सिचुएशंस थे, कुछ टाइम था जब कुछ लोग बोलते थे कि बस अभी क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरे मामुआ हैं, मेरे नानी है, नाना नानी हैं, इन लोगों की थिंकिंग इतनी प्रोग्रेसिव थी सर उस टाइम से ही कि भले ही हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन थिंकिंग इतनी प्रोग्रेसिव थी कि उन्होंने सोचा कि इनको एजुकेशन देनी चाहिए, इनको एम्पावर करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, अगर आप एजुकेशन को ही रोकेंगे तो आप हर प्रोग्रेस को रोक देंगे वहीं पर। तो यही अगर आप मुझे देखकर कुछ समझ सकते हैं तो यही है कि एजुकेशन आप उनको वहीं तक मत रोकिए, लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके आगे भी। और अगर आप पर्टिकुलरली मुस्लिम्स की बात करते हैं तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कुरान का सबसे पहला लफ्ज़ अगर आप देखते हैं तो वो इक़रा नाजिल हुआ था, यानी कि पढ़ो। तो अगर आपको दीन के अहकाम में ही ये बोला गया है कि पढ़ो तो आप क्यों पीछे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बात बोली थी कि अगर लड़की को चीन भी जाना पड़े पढ़ाई के लिए तो उससे भेजो, तो क्यों आप घर से बाहर भेजने के लिए इतना सोचते हो। अगर आप दीन को फॉलो ही करते हैं तो क्यों ये सारी चीज़ों को आप भूल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारे दीन में भी लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपसे इंस्पायर हैं? ऑलरेडी आप एक इंस्पिरेशन है गुलबर्गा के लिए, जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं या फिर कोई एम रख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जो सपने देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप सपने देखिए, आपके अंदर वो जुस्तजू आएगी। आप किसी को भी इंस्पिरेशन मान सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके लिए रोल मॉडल कोई हो सकते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बस फॉलो कीजिए अपने पैशन को। एक मेरी लाइफ की जर्नी में सर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बहुत सारा टाइम आता था, आप स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर पेशेंस रहना इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि 1-2 साल कर लिया और हो गया, नहीं, आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। तो नेवर क्विट, आप फेलियर्स देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए। इनफैक्ट आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो हर कुछ दिन बाद आपको ये फील आएगी कि नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा है, अभी छोड़ना है। लेकिन सर आप जब थोड़ी सी अपने अंदर की वो सारी चीज़ों को एक बार लिख ले, एक किताब खोलकर एक पेपर पेन लीजिए, लिखिए कि आप ये सपना क्यों पूरा करना चाहते थे, आप किसके लिए ये बनना चाहते थे। तो आपको पता चलेगा कि सोसाइटी के अंदर इतने सारे लोग हैं जो हो सकता है आपकी अच्छी नीयत से उनका इतना भला हो सकता है। वो सारी लोग, वो सारी चीज़ें आपकी इंस्पिरेशन बनती है सर जी। तो इसके अलावा आप ये तो बताएं आपका इंस्पिरेशन था और लोगों के लिए मोटिवेशन है। अगर अभी प्रैक्टिकली बात करेंगे तो अगर जिसको विजन सेट करना है कि AS बनना है, IAS बनना है, तो उनको प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए माहौल के हिसाब से यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं, हम न्यूज़ देखते नहीं हैं। दिल्ली का अगर हम माहौल देखेंगे, लोग स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड से ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स क्या चीज़ होती है, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैं मोस्टली ये बोलना चाहूँगी कि एक तो ये है कि स्कूल्स में जो एजुकेशन का सिस्टम है, कुछ चीज़ें वहीं पे फॉल्ट लाती हैं सर। आप रोट लर्निंग की बात ले लीजिए, या फिर ये है कि स्कूल्स में करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर्स का थोड़ा सा हम स्कूल में वो ऐड कर सकते हैं चीज़ें। उसके अलावा मैं बोल सकती हूँ कि आप 11th 12th या फिर PUC जब शुरू करते हैं तभी से आप ये कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आप वो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं इसकी पढ़ाई। क्योंकि अगर ड्रीम अगर PUC से ही सेट हो जाए कि हमें यहाँ ये डेस्टिनेशन पे पहुँचना है तो आसानी हो सकती है। क्या आप इस पे सही सहमत हैं? हाँ बिल्कुल आसानी हो सकती है, क्योंकि मुझे खुद ये रियलाइज़ हुआ जब मैंने पूरी डिग्री तक पहुँची, डिग्री भी कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3rd रैंक आया था यूनिवर्सिटी से। मेरे साथ मैं टॉपर थी अपने कॉलेज स्कूल में, लेकिन आप यकीन मानिए मुझे इतनी डिफ़िकल्टी हुई है मैं जब इस फील्ड में आई, क्योंकि
हम कुछ अलग चीज़ों में ही इन्वॉल्व है, हमें इन सारी चीज़ों में, जनरल चीज़ों में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। उसकी वजह से हम ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया न्यूज़पेपर हो गया, या फिर हम आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो हम साथ में अगर ये सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं तो बाद में बहुत ईजी हो जाएगा सर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना भी स्टार्टिंग कुछ मंथ्स लगे कम्प्लीटली। हम लोग द हिंदू पढ़ते हैं, जो यूपीएससी और केएएस पढ़ते हैं, तो वो द हिंदू पढ़ते हैं स्पेशली। तो वो उस पेपर की लैंग्वेज, वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, फिर भी मुझे काफ़ी टाइम लगा वो समझने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंट है, क्या नहीं है। तो अगर पहले से ही इसकी शुरुआत होती है तो आगे जाके बहुत आसानी हो सकती है। तो आप जो एजुकेशन मॉडल राइट नाउ चल रहा है, जो हमारे प्राइमरी में, हाई स्कूल में और हाई स्कूल के बाद 11th-12 में जो एजुकेशन मॉडल चल रहा है, तो आपको क्या लगता है वो एजुकेशन मॉडल में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए हमारे लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए? डेफिनेटली मुझे लगता है चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि आप स्कूल से कॉलेज में भी जाते हैं तो आपको डिफरेंस महसूस होता है कि यार ये शायद अगर पहले से सीखा होता तो अच्छा होता। जैसे काफ़ी सारे मैं बताऊँगी इंग्लिश मीडियम स्कूल से जहाँ इंग्लिश में बात नहीं होती, हम लोग अपनी अलग इसमें रहते हैं। और उसके अलावा टीचर्स, क्वालिटी ऑफ टीचर्स आप जो लाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन एक्सप्लेनेशंस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर दैन आप टीचिंग। रीडिंग राइटिंग तो यही करवाते हैं, तो एक्सप्लेनेशंस होगी तो लोग स्टूडेंट्स को वो ऑलरेडी बेसिकली वो अंडरस्टैंडिंग होगी। और एनालिटिकल थिंकिंग की आपको स्टूडेंट्स के अंदर आदत डालनी चाहिए कि उनको एक टॉपिक दो और आप उनको बोलिए कि आप इसका एनालिसिस करिए, इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है। अगर कोई सोशल इशू चल रहा है तो आप उसको स्टूडेंट्स को वैसे होमवर्क दीजिए कि इसके इश्यूज़ के आपके क्या सोल्यूशन क्या है। बच्चे इतने क्रिएटिव होते हैं सर कि अगर आप उनको कोई क्वेश्चन दे दीजिए, उनका एक अलग आंसर निकल आता है, क्योंकि वो बहुत फ्रेश थिंकिंग है, उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी एक और भी चीज़ ये है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि सारी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस आनी चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा जो है, जो एग्ज़ाम्स में आपने अभी जो इंटरव्यूज़ होते हैं, क्वेश्चनरीज होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको कहाँ फेस करना पड़ा? इंटरव्यू में देखिए जाने से पहले तो काफ़ी डर लगता है कि क्या होगा, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है उसका कि आपको इतना ही पढ़ के जाना है। कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं के भी आपके एरियाज उठाते हैं। बट अच्छी बात ये होती है कि घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हर किसी को हर चीज़ पता नहीं होती। वो आपके एरियाज पे फोकस करते हैं। जैसे आपने डिग्री कहाँ से कंप्लीट की, आपकी अगर आपने एनएसएस किया है तो उसका क्या स्कोप है, आपने डिग्री में जो सब्जेक्ट्स लिए हैं उसका क्या स्कोप है, और जनरल चीज़ों पे और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस होता है। मतलब कहीं ना कहीं इंटरव्यू ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी वो जज करते हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी एबिलिटी है या नहीं इन चीज़ों को सॉल्व करने की, जो इश्यूज अभी अवेलेबल है, जो भी अभी चलता रहता है। तो आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, आपके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होनी चाहिए, ये देखते हैं सर। एक मुहावरा बहुत ज़्यादा मशहूर है, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? अगर एक औरत की बात की जाए तो मेरी मम्मी है डेफिनेटली, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट होने के बावजूद, और उन्होंने खुद इतनी एजुकेशन हासिल नहीं की थी, उनके भी सपने थे एक वक्त पर, लेकिन जो पूरे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और उन्होंने इतनी हम लोगों को, अगर मैं पहुंची हूँ सर और मैंने एजुकेशन हासिल की है, तो मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने, आप यकीन मानिए कि जैसे एक नॉर्मल फैमिली में होता है, मिडिल क्लास फैमिलीज में, कि लड़की सी थोड़ी सी बड़ी होगी तो चलो चूल्हा चौकी में लगा दो, खाना बनाओ, काम करो, लेकिन उन्होंने, मुझे अभी तक भी ठीक से ना कुकिंग आती है ना मैं घर का काम करती हूँ सर, क्योंकि उन्होंने अब तक भी मुझे सपोर्ट यही किया कि आप पढ़ाई करो। मैं स्कूल में भी अगर टॉपर थी, कुछ भी कर, क्योंकि उन्होंने वो टाइम मुझे दिया, मैं पढ़ाई कर सकती थी, मैं सीख सकती थी। तो ये बस उनका हाथ है। अगर किसी औरत का हाथ है तो मेरी माँ का हाथ है सर। तो जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक जो आपने इंस्पिरेशन दिया है वो स्टूडेंट्स के लिए था जो बनना चाहते हैं, तो पेरेंट्स का जैसा सपोर्ट बताया, तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, अपने अगर आप पूरी दुनिया अगर आपके बच्चे में यकीन ना रखे तो चल जाता है, अगर आप अपने बच्चे में यकीन छोड़ देंगे तो वो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ यही आपकी, वो बच्चे के लिए आप ही उनकी दुनिया है।
तो बस मेरी माँ ने और मेरे घर वालों ने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, बहुत टाइम था सर ऐसी मेरी लाइफ में कि फेलियर पे फेलियर मैंने जब देखा तो बहुत लोगों ने साथ छोड़ा, लेकिन आज मैं बन सकी हूँ तो इन कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जैसे मेरी माँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो बस मैं आप सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि आप यकीन रखिए, अगर कोई बच्चा आपसे ये बोल रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ तो उसे थोड़ी सी स्पेस दीजिए। उससे ज़िंदगी भर का अफसोस रखना, वो पूरी ज़िंदगी भर से वो तकलीफ में रखने से अच्छा है आप थोड़ा सा चांस देकर तो देखिए, शायद हो सकता है वो सारे आपके सपने पूरे कर दें। बिल्कुल। फाइनली बिल आखिर आप स्टूडेंट्स के लिए, तमाम कम्युनिटी के लिए आपको जो अचीवमेंट हुआ है यहाँ, अभी क्या पोस्टिंग आपको मिली है, उसके साथ आप अपना एंडिंग नोट दीजिए। सर मुझे अभी KAS में असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये पोस्ट मिली है। मैं अगर मैसेज देना है तो मैं यही बोलूँगी कि आप सब जो भी सपने पूरे करना चाहते हैं अपने एजुकेशन को अपना हथियार बनाइए। यही है तो जो आपको आगे तक लेके जा सकता है। बस मैं यही बोलना चाहूँगी सर। और ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हर बार आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपने अंदर, और बहुत टाइम ऐसा आता है अपनी लाइफ में कि खुद से बात करने की ज़रूरत है। चाहे आपको कोई बोले कि आप कर सकते हैं या कोई बोलेगा नहीं कर सकते हैं, वो डजेंट मैटर ये करता है कि आपके अंदर की आवाज़ क्या बोल रही है। आपके अंदर इतना शोर होना चाहिए कि बाहर की सारी आवाज़ें उसका मतलब कुछ ना हो, बस आपके अंदर की जो आवाज़ है आप उसको सुनिए। तो ये थे हमारे साथ एक इंस्पिरेशनल लेडी गुलबर्गा से, जो रियली मुझे भी इनकी बातें सुन के बहुत इंस्पायर हुआ हूँ मैं भी। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना